स्टूडेंट्स, आज मैं फिर आपके सामने नया चैप्टर लेकर प्रस्तुत हूँ। ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। ये क्लास 7th का हिस्ट्री का एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है। बच्चों, किताब की शुरुआत में ही जैसे पाठ शुरू होता है उसमें 2 मानचित्र दिए हुए हैं। एक यह मानचित्र है जो भूगोलवेत्ता जोग्राफर अल इदरीसी ने बनाया था 12वीं शताब्दी में। यह मानचित्र जो 18वीं सदी के आरंभ में गियालाम द लिस्ले के एटलस नूवो में बना हुआ है। बच्चों, दोनों मानचित्रों को ध्यान से देखा जाए तो इसमें कुछ अंतर दिखते हैं। वो क्या अंतर हैं, फिर से देखने का प्रयास करेंगे। बच्चों, पहला मानचित्र देखिए भारतीय उपमहाद्वीप का, और दूसरा मानचित्र देखिए ये भारतीय उपमहाद्वीप का। We have 2 maps, the first map and the second map. First one made by the Arabic scholar and the third one by an European scholar. Can you find differences? Let us see what are the differences that are being observed in both of them. The first map, it is made in 1154 by Arab geographer. Second map made in 1720s by a French cartographer in Atlas Nouveau of Guillaume de Aysen. Second, details of Indian subcontinent from his map of the world. Now, in the first map you have seen the South India is where we expect to find North India, and the other map seems to be correct because it was made after around 600 years. Again you will find Sri Lanka. Sri Lanka was on the top, while in the second map it was at the proper location. Similarly, the places are marked in Arabic, but if we see the second map made by the European scholar, it gives detailed information about the coastal areas and inside territory. So, the second map was far more better as compared to the first map. जो दूसरा मैप है वह पहले बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। यानी अगर हम देखें तो जो अरबी भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने बनाया था वह मानचित्र गियालाम द लिस्ले के बनाए मानचित्र से कम बेहतर था। लेकिन अगर दोनों के समय की बात करें तो जो अरबी भूगोलवेत्ता ने बनाया था बहुत पहले बनाया था, इसलिए उसका मानचित्र उतना सटीक नहीं है जितना सटीक फ्रांसीसी मानचित्रकार का है। इसीलिए वह ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा सटीक जानकारियाँ, ज़्यादा बेटर इंफॉर्मेशन दे रहा है। इस पाठ में बहुत सारे नए नए टर्म्स आए हैं, हमें उन टर्म्स को समझना है। द फर्स्ट टर्म इज कार्टोग्राफर, मानचित्रकार, अ पर्सन हु मेक्स मैप। आर्काइव, अभिलेखागार, a place where documents and manuscripts are stored. हमारे देश में और राज्य की सरकारों ने बहुत सारे आर्काइव्स बनाए हुए हैं जहाँ पर सरकारी दस्तावेज रखे गए हैं जिसे हम देख सकते हैं, उसे हम अभिलेखागार कहते हैं। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा अभिलेखागार है वो नेशनल आर्काइव है, वह पार्लियामेंट हाउस के बगल में है। तो अगर कभी आपको दिल्ली जाने का मौका मिले तो इसको ज़रूर देखिए। स्क्राइब,
सुलेखक, scribes copied manuscripts by hand. So these people tend to write the manuscripts with their hand before invention of the printing press. बच्चों, जब प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार नहीं हुआ था तो हाथों से यह सुलेखक लिखते थे, तो इसमें छोटी मोटी गलतियां उतारने में हो जाती थी. पैटर्न, एन इन्फ्लुएंसर एंड वेल्दी इंडिविजुअल हु सपोर्ट्स अनदर पर्सन. संरक्षक, जो कलाकारों, विद्वानों और अन्य लोगों को संरक्षण प्रदान करता था, वह संरक्षणदाता कहलाता था. सामान्यतः यह अमीर व्यक्ति होता था. हैबिटाट, हैबिटाट refers to the environment of a region and the social and economic lifestyle of its resident. And prashasti, it is written in praise of rulers by court poets generally in. तो मानचित्रकार, अभिलेखागार, लिपिक, नकल नवीस या सुलेखक भी इनको कहते थे. संरक्षक, जो प्रभावशाली व्यक्ति होता था. और पर्यावास, इसका तात्पर्य पर्यावरण और वहाँ के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है. इसी प्रकार प्रशस्ति है, जो दरबारी कवियों और लेखकों द्वारा अपने शासकों की प्रशंसा में लिखे गए लेखों को कहा जाता है. चेंज इन द मीनिंग ऑफ वर्ड्स इन डिफरेंट कंटेक्स्ट. इस चैप्टर में कुछ ऐसे शब्दों के बारे में बताया गया है जो समय के साथ बदलते रहे, उनका अर्थ बदलता रहा. सो वी हैव द एग्जाम्पल ऑफ आवर ऑन कंट्रीज नेम, हिंदुस्तान, जो 13वीं शताब्दी का एक ट्रेवलर था, एक राइटर था, हिस्टोरियन, मिनहाज ए सिराज. ही रिप्रेजेंटेड the word Hindustan as the political sense of the land which was under the control of Delhi Sultans. Similarly, in 14th century, Amir Khusro used the word Hind for the culture of the people living within this Delhi Sultanate. Similarly, the Babar also used the same term for the geography, fauna and culture of inhabitants of the subcontinent. तो बाबर ने भी हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग भी इन्हीं अर्थों में किया. वह कभी भी दक्षिण भारत को इसमें शामिल नहीं करता है, क्योंकि यह इलाके उसके अधीन नहीं थे. चाहे दिल्ली सुल्तान हो या बाबर, इन्होंने हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया. टुडे वी कॉल इट एज इंडिया एंड भारत. सी द डिफरेंस इन द वर्ड्स विद द चेंज इन टाइम. Similarly, the word foreigner, if we call it, it is Videshi. So, in medieval period, Videshi or foreigner was a stranger who was not part of that culture or society. In Hindi, we call it as Pardeshi. And in Persian, it was known as Ajnabi. A city dweller used to call a forest dweller as a foreigner. But the peasants who are living in same village were not foreigners to each other, even though if they have different religion or caste. So see how the meaning. तो समय के साथ बदलते अर्थ. अभी हमने आपको बताया हिंदुस्तान का अर्थ कैसे मिनहाज ए सिराज ने दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के लिए किया. इसी प्रकार से अमीर खुसरो ने हिंदुस्तान जो है हिंदुस्तान की संस्कृति के लिए किया, और बाबर ने भी उपमहाद्वीप में भूगोल, पशु पक्षियों और निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया. इसी प्रकार जो विदेशी शब्द है कैसे है कि वह कोई अनजाना व्यक्ति है जो समाज की या संस्कृति का अंग नहीं है, तो वह विदेशी कहलाता था. सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री. इस किताब में लगभग 1000 सालों का इतिहास दिया गया है. इसके विभिन्न सोर्सेस जिनके द्वारा हमें इसके इतिहास के बारे में पता चलता है वह है इंस्क्रिप्शंस, अभिलेख, मैन्युस्क्रिप्ट्स यानी पांडुलिपियाँ, किताबें, क्वाइंस, सिक्के, पेंटिंग्स एंड स्टैचूज जो चित्र हैं, चित्रकला और मूर्तियाँ, मॉन्यूमेंट्स, तरह तरह के भवनों के अवशेष, बिल्डिंग्स, टेम्पल्स, केव्स, उनके द्वारा हम देखेंगे. और अकाउंट्स ऑफ फॉरेनर्स, जो विदेशी लोग हैं, जियाउद्दीन बर्नी, मिनहाज ए सिराज, जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा, उन्होंने क्या जानकारियाँ दी हैं, उससे हम इतिहास का निर्माण करने की कोशिश करेंगे.
इनको अभिलेख कहेंगे। पांडुलिपियाँ, सिक्के, चित्र और मूर्तियाँ, स्मारक, विदेशी यात्रियों के विवरण। तो हम देखेंगे अभिलेख क्या है, व्हाट आर इंस्क्रिप्शंस एंड व्हाट आर मैन्युस्क्रिप्ट्स। पांडुलिपियाँ। Difference between inscriptions and manuscripts. Inscriptions, they are engraved on hard surfaces like metal, stone, bones, wood, clay, using chisel and hammer or any pointed object. Manuscripts, they were usually written on soft surfaces like palm leaf, paper, leather, or on specially prepared bark of a tree. तो अभिलेख हैं, तांबा, लोहा, लकड़ी अथवा पत्थर आज कठोर सतहों पर लिखे जाते हैं। इन्हें शिलालेख, काष्ठलेख, लौहलेख के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार पांडुलिपि कपड़ा, छाल, ताड़ के पत्ते, कागज, चमड़े पर लिखे जाते हैं। अभिलेख व पांडुलिपियों में अंतर आप देख सकते हैं। यह एक अभिलेख है, पत्थर पर उत्कीर्ण है, आप देख सकते हैं इन अक्षरों को। और दूसरी तरफ देखिए, यह पांडुलिपि यह कैसे स्याही द्वारा लिखी गई है। Coins are also very important for finding out history of a period. These were made of different metals, अलग अलग धातुओं से निर्मित हैं। सोना, चांदी, तांबा, कांसा, स्टील। शुरुआती अगर सिक्कों की बात करें तो आहत सिक्के जारी होते थे। ये छोटी छोटी शीट्स को काट करके बनाकर और उन पर चिन्हों को दबाकर या पीट कर बनाया जाता था। उसके बाद बहुत सुंदर सिक्के आने लगे जिनको परिष्कृत या कास्ट कॉइन्स कहा जाने लगा। इनको पिघलाकर सांचे में डालकर बनाया जाता था और उस पर पॉलिश की जाती थी। ये देखिए, ये शुरुआती है, ये पंचमार्क कॉइन है जिनको आहत सिक्के कहा जाता है। बाद में आजकल जो आधुनिक समय में है, आप देखते हैं coins are milled, there are mints where in these mints the coins are minted. देखिए सुंदर सुंदर सिक्के अब आ रहे हैं। पहले जो आपने सिक्का देखा वो उतना साफ नहीं था क्योंकि उन पे पॉलिश नहीं होती। इसमें देखिए चित्रों को बनाया गया, राजाओं के बारे में जानकारी दी गई, वर्षों को लिखा गया। तो तरह तरह की जानकारी हमें सिक्कों से प्राप्त होती है। What we'll find in this history that we are going to study. So it was a period of great mobility. Many group of people traveled to the continent for opportunity, wealth and better fortune. New technologies made their appearances like Persian wheel for irrigation, spinning wheel in weaving and firearms in combat. Similarly, new food and beverages also arrived in the continent. Potato, corn, chili, tea, coffee, even tobacco also came to our continent. We were not aware about the tobacco, but it was brought by the foreigners. Similarly, there emerged new political groups within this period of around 1000 years. Rajputs, Marathas, Sikhs, Jats, Ahoms, Kayas, and new social groups also emerged. They were grouped into jatis or subcaste, and there were jati panchayats to manage their internal affairs. Similarly, new religions and religious beliefs also came into this 1000 years. Islam, Sikhism, Christianity, Bhakti, Sufi traditions, which we were not aware. We have studied in 6th standard, you have find that there was only Harappan civilization, and up to Gupta period you will find no mention of these religions. New languages, we have Sindhi, Lahori, Kashmiri, Dwara Samudri, Telangani, Gujari, Malabari, Awadhi,
Hindavi, similarly Persian and Turkish language. These were the new languages. In 6th standard you have heard about Sanskrit, Pali, Prakrit, but now you will find different kinds of languages. तो लोगों की गतिशीलता में वृद्धि होती है, झुंड के झुंड लोग आने लगते हैं इस महाद्वीप की अपार संपदा और भव्यता को प्राप्त करने के लिए। सिंचाई में रहट, कताई में चरखे, युद्ध में आग्नेयास्त्रों, बारूद वाले हथियारों का इस्तेमाल, नए तरह का खान पान, आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफ़ी। इसी प्रकार नए राजनीतिक समूह, राजपूत, मराठा, सिख, जाट, ओम, कायस्थों का उदय। इसी प्रकार समाज में अंतर बढ़ने लगता है, जातियों उपजातियों का उदय होता है। इसी प्रकार नए नए धर्मों का उदय और आगमन होता है, जिसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, भक्ति और सूफी परंपराएं देखने को मिलती हैं। साथ में नई भाषाओं का भी उदय होता है। जाति एंड इट्स रेगुलेशन। एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है। As the time has passed, there were new group of people who have emerged. In 6th standard, you have heard about the Varna system. So there were only 4 Varnas, and grouping many people on the basis of their occupation and background was not practically feasible. So these groups were grouped under jatis, and in those jatis also they created sub-jatis on the basis of their occupation. But their ranks were not fixed permanently, and on the basis of the wealth controlled by them, the members of the jati can go up or can go down or bottom of the occupation they were doing, although they may belong to the same Varna system. So the status of same jati could vary from area to area. Similarly, jatis framed their own rules and regulations to manage the conduct of their members. And these regulations were enforced by an assembly of elders described in some areas as jati panchayat. And jatis were also required to follow the rules of their village. So there was village panchayat, and in that village panchayat you will find jati panchayat also, especially for the members of particular jatis or group of the members or community. तो जातियाँ और उनका नियमन, जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे। प्रारंभ में सिर्फ वर्ण व्यवस्था थी, जिसमें 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन जैसे जैसे नए व्यवसाय, नए लोगों का आगमन होता है, तो समाज में इनको एक समूह में बांटने के लिए इनको जातियों में बांट दिया गया। इनके दर्जे स्थायी नहीं होते थे, और किसी विशेष जाति के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव थी, कितना संसाधन उनके नियंत्रण था, उसी हिसाब से उनके दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का कहीं पर कोई दर्जा हो सकता था, कहीं पर कोई। यह निर्णय होता था कि उसके पास संसाधन कितने हैं। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। साथ में इन नियमों का पालन करवाने के लिए जाति पंचायत होती थी, जो बड़े बुजुर्गों की एक सभा थी। इसी प्रकार जातियों के लिए अपने गांव के रिवाजों का भी पालन करना उतना ही जरूरी था, वह उससे अलग नहीं हो सकते थे। रीजन एंड एम्पायर। इस 1000 साल में हम देखते हैं कि पैन रीजनल एम्पायर्स का गठन होता है। चोलास, खिलजी, तुगलक, मुगल्स, they have developed empires spanning diverse regions that were termed as regional empire. None of these powers were able to control whole India, and that is why there were the pockets where they ruled in the country, which were termed as pan-regional empires. And as the time has passed, they have developed a same kind of taste or culture in those areas which were ruled by them. And when they were degraded
there were small principalities that grow on these present regional empires, but we find that they don't have their separate identity, and it was similar to that of which was created earlier on. Even though the empires have declined, but these small states or their characters remain merged with the original पैन रीजनल एम्पायर्स। तो क्षेत्र और साम्राज्य में अगर हमने देखा कि सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य का विकास हुआ, जिसमें चोल, खिलजी, तुगलक, मुगल जैसे राजवंशों ने बड़े क्षेत्र पर अपना साम्राज्य खड़ा किया। लेकिन जब इनका अवसान हो गया, जब इनका पतन हो गया, तो वहाँ जो नए क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ, तो वहाँ पर उनको वही संस्कृति विरासत में मिली और वही गुण संस्कृति के देखने को मिलते हैं जो आरंभिक काल में इन राजवंशों ने, इन साम्राज्यों ने स्थापित किए थे। यानी इससे पता चलता है कि जो बहुत सारी परंपराएं हैं वह भले ही नए नए जो है शासन प्रणालियां विकसित हुई, लेकिन वह परंपराएं एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई थी, कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं थी। Periodization of history. It is very important to periodize history. The first time the periodization was done by the British, and it was done by James Mill. You will study in class 8th. So he divided the Indian history into three parts: Hindu, Muslim and British. This division was based on the idea that different religious rulers ruled over the country. But just you see, we have the Hindu rulers, we have the Muslim rulers, and the British, they were the Christians, but it was not mentioned Christian, so it was having inherent flaw. So many of the historians rejected this, because when in the Hindu rulers were ruling over the country, there were people who were following different religions. Similarly, during Muslim rule, the country was having many other set of rulers who were belonging to Hindu religion. So it was flawed, it was having problem. So they ignored it and they have chalked out a new division, and that was ancient, medieval and modern India. So Indian history is divided into ancient India, medieval India and modern India. तो इतिहास में काल विभाजन, सबसे पहले अंग्रेज इतिहासकारों ने इसको 3 युगों में बांटा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। जैसा कि चर्चा किया मैंने कि यह गलत था, क्योंकि हिंदू शासकों के समय में भी दूसरे धर्मों को मानने वाले लोग थे। इसी प्रकार मुस्लिम शासकों के समय में भी वहाँ पर हिंदू लोग थे और साथ में हिंदू राजा भी थे। और फिर ब्रिटिश शासक जो स्वयं ईसाई धर्म के थे, क्रिश्चियनिटी को मानते थे, तो यहाँ पर अगर हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन होता तो माना जाता कि ये कुछ सटीकता है। यहाँ उन्होंने ब्रिटिश कर दिया, तो ये गलत था। यह जो विभाजन था वो जेम्स मिल ने किया था। कक्षा 8वीं में हम इसको पढ़ेंगे। तो इस तरह से कि ये जो शासकों का धर्म ही एकमात्र आधार नहीं था, क्योंकि अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृति, यह इनसे बदलाव नहीं आता है। तो इस काल विभाजन को इतिहासकार स्वीकार नहीं करते और उन्होंने एक नया जो है कालखंड विभाजन स्वीकार किया, जो प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत में विभाजित करता है। तो इस तरह से जो भारत में इतिहास का विभाजन है, काल विभाजन है, वह प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत में के रूप में है और इसी को ही मान्यता दी गई है। धन्यवाद।